बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हद से बढ़ जाए, जब इख्तलाफ हद से बढ़ जाए, जब सोचें एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद हो जाएं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। एक, डायलॉग करें, बैठ जाएं, बार बार डायलॉग करें, बार बार आपस में बात करें और इख्तलाफ को कम करने की और एक दूसरे की सोच को करीब से करीब तर लाने की किसी मुतफ़िक़ा स्ट्रेटजी पर, किसी मुतफ़िक़ा सोच पर या कम से कम कुछ मुतफ़िक़ा नुकात पर इकट्ठे होने की कोशिश करें। दूसरी ऑप्शन बड़ी भयानक है, वो ये कि हम एक दूसरे को यानी अपने मुखालिफ को ख़त्म कर दें। ये ही दुनिया में आज तक चला आ रहा है। या तो आप एक दूसरे को, जब मुखालिफ सोचें हद से बढ़ जाती हैं, तो कत्लो गारत पर उतर आते हैं या फिर डायलॉग कर लेते हैं। जो पढ़ी लिखी और महज़ब अक़वाम होती हैं, जो कि पता नहीं कहाँ होती हैं, कम से कम आजकल तो दुनिया में कहीं नहीं होती, बहरहाल अगर कभी कहीं होती थी तो वो यही करती थी कि बैठ जाती थी, डायलॉग करती थी और मसाइल को हल कर लेती थी। दीवारें बर्लन गिरना हमारे सामने का वाक़या है। इसके अलावा तो महज़ब दुनिया में और कोई मिसाल माज़रत के साथ समझ में नहीं आ रही। बाकी तो हर जगह इनकलाब फ़्रांस या इनकलाब रूस या इनकलाब ईरान या अफ़गानिस्तान को, तोरा बोरा को अमेरिका का बमबारी से फना कर देना, या इराक़ में बच्चों के हॉस्टल पर बमबारी करना, बाकी तो जो भी मिसालें हमारे सामने आ रही हैं, सूडान से लेकर शाम से लेकर यमन तक और बोस्निया और सर्बिया में इज्तिमाई कब्रों तक, हर जगह भयानक ही तारीख़ हमारे सामने है। हत्ता कि जो हम दावा करते हैं अपनी तरफ से कि हिंदुस्तान सियासी तौर पर आज़ाद हुआ और बर्र-ए-सग़ीर सियासी तौर पर तकसीम हुआ बग़ैर किसी जंग के, वहाँ भी इतनी जानें गईं इवेंचुअली, चाहे वो तकसीम के बाब में गईं या जिस भी शक्ल में गईं, बहरहाल अल-हज़र। तो ये ही इंसान की तारीख़ है। अगर वो महज़ब हो तो वो बैठ जाता है और डायलॉग के ज़रिए अपने मसाइल हल कर लेता है, और अगर वो महज़ब ना हो तो फिर वो एक दूसरे को कत्ल करने पर उतर आता है। जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 78 बरस से उतरे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इवेंचुअली लड़ के एक दूसरे से अलग हो गए, और जैसे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इन दिनों बार बार आमने सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ़ौरन उमूर के माहिर बनकर उभरे हैं, और जो नहायत बदकिस्मती से दोहा टॉक्स में पाकिस्तान के वफ़द की क़ियादत भी कर रहे थे। ये ठीक है कि असल क़ियादत तो मुशीर कौमी सलामती उर्फ DGISI जनरल आसिम मलिक साहब ही कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है ओहदा सरकारी कागज़ों में ख्वाजा साहब के पास बड़ा है, तो अमलन तो ख्वाजा साहब ही उस की सरबराही कर रहे थे। और अब बावजूद इसके कि इस्तांबुल टॉक्स में ख्वाजा साहब को कोई साथ नहीं लेकर गया, या हो सकता है वो खुद साथ ना गए हों, लेकिन बहरहाल अब चूंकि वो माहिर बन गए ना अफ़गान उमूर के, दिस इज़ सो वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस बाय द वे, बहरहाल तो अब वो उस पर गौहर अफशानी कर रहे हैं। आज के दिन में उन्होंने 2-3 दफ़ा गौहर अफशानी की। पहले वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गए जेन मैरियट साहिबा के साथ मैनचेस्टर फ़्लाइट को इनाग्रेट करने के लिए, फिर वो इस्लामाबाद में कहीं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाए गए, फिर वो जहाज़ पर बैठे और सियालकोट जा उतरे। ज़ाहिर है वीकेंड आ गया, ख्वाजा साहब ने नहर में नहाना था, बारह तो ख्वाजा साहब ने फिर सियालकोट जाकर फिर गुफ्तगू शनीद की साफ़ियों से, और उन्होंने बताया कि टॉक्स कंक्लूड हो गई हैं इस्तांबुल में और कल तक तफसीलात सामने आ जाएंगी। पता नहीं ये टॉक्स कंक्लूड होने के बाद तफसीलात कल क्यों सामने आएंगी। बाय द वे, दोहा टॉक्स के मुतालिक कुछ लोगों का कहना था ये 5 घंटे और कुछ लोगों का कहना था ये 13 घंटे शामिल रहीं, जारी रहीं। यानी ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था आज से कुछ रोज़ कबल, जब सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, तो वो कुछ लोगों का कहना था कि वो 13 घंटे तक जारी रहे थे मज़ाकरात। कुछ वक्फा शक्फा हो गया होगा, लेकिन अब 2 घंटे में ही गुफ्तगू कंक्लूड हो गई है। अभी तक कोई नतीजा बाहर नहीं आया, और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद तो है कि अमन अमान हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर ज़ाहिर जंगी होगी अगर अफ़गानिस्तान ने हमारी शराइत ना मानी। और पाकिस्तान ने के जो इरादे हैं, वो इससे पाकिस्तान का जो अज़्म है वो इससे ज़ाहिर होता है कि हमने बॉर्डर नहीं खोला, और बॉर्डर नहीं खोला अफ़गानिस्तान के साथ। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उनका सामान सारा पेरिशेबल है, जो वो हमें बेचते हैं वो होते हैं खरबूजे, टमाटर और इसी तरह की दीगर सब्ज़ियाँ, खुश्क मेवाजात,
ये फल फ्रूट वगैरह ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये ख़राब हो जाती है अगर ये कंटेनर्स में पैक उसी तरह सड़क के किनारे पड़ी रहे। धूप भी बड़ी तेज़ लगती है उस इलाके में, लिहाजा जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अक्सर कुछ इंजीनियर्ड, कोई नीम इंजीनियर्ड गुड्स होती हैं, कोई रॉ मटेरियल होता है, ये को ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। जो हम अफ़गानिस्तान में जो कुछ बेचते हैं वो अगर कई दिन भी ट्रकों में पड़ा रहे तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं जो ख़राब होने के चांसेस हों। लिहाजा हमारे वाले ताजरों का तो इस तरह से नुकसान नहीं है कि अगर उनकी चीज़ें अफ़गानिस्तान में ना बिकी तो वो पाकिस्तान में लाकर सस्ते दामों बेच देंगे या कोशिश करेंगे कि कहीं और बेच दें। लेकिन अफ़गानों का नुकसान इस तरह से बहुत ज़्यादा है कि उनकी प्रोडक्ट तो अब गल गई होगी जो वहाँ पर ट्रकों में पड़ी थी, और जो नई फसल भी उनकी उग रही होगी, मज़ीद टमाटर वगैरह वगैरह, वो भी ज़ाहिर है उनके मुल्क में तो इस्तेमाल से ज़ायद है, लिहाजा वो भी फिर उनका बेकार ही जाएगा और वो उससे फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा सकेंगे। लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं वो हमें कुछ मिक्स किस्म का सिग्नल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो जंग के लिए तैयार हैं, और अगर जंग होती है तो फिर सुहेल अफरीदी की तकरीर तो आपने सुनी ली होगी। वो तो बमबारी के और ऑपरेशंस के और अफ़गानों के साथ लड़ाई के हर बात के सख्ती से ख़िलाफ़ है। इस सूरत हाल में वफाक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर एक सूबे की हुकूमत उसके साथ नहीं है। चुनांचे या तो खैबर पख्तूनख्वा को कुछ किसी गवर्नर राज की तरफ धकेला जाएगा, या फिर वो हुकूमत को टॉपल करने की कोशिश की जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल है। सुहेल अफरीदी वाले एपिसोड ने ये तो बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि वोट इमरान खान के नाम पर पड़ता है और वो इमरान खान को छोड़कर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उनका हाल वही होगा जो परवेज़ खटक का और महमूद खान का हुआ था और जहांगीर तरीन का हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए लोगों के पास नून लीग या पीपल्स पार्टी या ANP या मौलाना फजल रहमान कोई ऑप्शन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। उनके पास सियासी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो उसे छोड़ने का रिस्क लेने पर तैयार नहीं। इसलिए सिवाय गवर्नर राज के या ऐसी ही किसी गैर जमहूरी किस्म की इंटरफेरेंस के और कोई ऑप्शन वफाक के पास बच नहीं रही। सुहेल अफरीदी जिस मूड में है वो मूड बहुत ज़्यादा जारहाना है। अगरचे वो कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च, कोई पागलपन वाला काम नहीं कर रहा, वो भी अपने सूबे को मोबिलाइज कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे मुल्क के साथ जंग में चले जाते हैं जिसका बॉर्डर 60-70% खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुंसलिक है, तो जाहिर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर वहाँ की आवाम अपनी फ़ौज के साथ तावन ना करे तो ये ऐसी फ़ौज के लिए लड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। खैर अफरीदी ने बाकायदा वहाँ पर रेफरेंडम करवा छोड़ा है जिरगे में, और वो बार बार लोगों से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, क्या आप अमन चाहते हैं, क्या आप ड्रोन स्ट्राइक्स चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और वो उन्होंने आवाम से वोट लेकर दिखा दिया है, रेफरेंडम करवा कर दिखा दिया है बाड़ा जिरगे में कि लोग लड़ाई नहीं चाहते, ना विद इन पाकिस्तान ना अक्रॉस बॉर्डर। इस सूरत हाल में सरकार को बार बार हम अर्ज कर रहे हैं डायलॉग करने की ज़रूरत है। अफगानों के साथ तो है ही है, अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डायलॉग की ज़रूरत है। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी जैसे हॉक्स ही हमारी पॉलिसी को लीड करते रहे तो फिर बदकिस्मती से डायलॉग का रास्ता नहीं खुलेगा। और जो इससे ज़्यादा अलमनाक सूरत हाल है वो ये है कि जब आपको भेड़िए की खाल मिल जाए और भेड़ें आपसे डर कर भागने लग जाए तो आपको लगता है कि आप सच्ची मुची भेड़िए हैं। अब अंदर से तो आप भेड़िए हैं नहीं। नून लीग असल में तो एक सियासी जमात है और वो अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग की वजह से अपने आप को ही इस्टेब्लिशमेंट समझना शुरू कर दिया है। मसलन नून लीग के वो लोग जिन्हें वाकई डेमोक्रेट समझा जाता है जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब, वो अब कह रहे हैं कि ठीक है सुहेल अफरीदी ने जाना है, लोगों के पास तो चला जाए, डयाला जेल का सुप्रीडेंट नहीं मिलने देता तो नहीं मिलने देता, जाओ कर लो जो करना है, 7-8 महीने तक ऐसे करो, जलसे जुलूस करते रहो, फिर जलसे जुलूसों से मुतासिर होकर क्या मिलने देगा सुप्रीडेंट। यानी अब वो क्या करे, वो अदालतों के पास जा सकता था, वो होम डिपार्टमेंट को, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ख़त लिख सकता था। उसने पंजाब होम मिनिस्ट्री को ख़त लिख दिया, फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री को ख़त लिख दिया, उसने
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके देख ली का जो लीगल ऑप्शंस थे वो तो उसने यूटिलाइज़ कर लिए। उसके बाद वो असम्बली का इजलास बुलवा कर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का वहाँ से रेजोल्यूशन भी पास करवा चुका, लेकिन लीगल ऑप्शन तो नहीं चल रहे। अब वो जिरगा कर रहा है, वो लोगों में जा रहा है, और अब सुनते हैं कि केपी असम्बली का इजलास भी बुलवाया जा रहा है जिसमें एकेडेमिया को, लॉयर्स को, सिविल सोसाइटी को और फॉर्मर सीएम्स को, गवर्नर्स को और दीगर खैबर पख्तूनख्वा की मुमताज़ शख्सियात को बुलाया जा रहा है, और उन सब के साथ भी एक किसी मुतफ़िक़ा नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे वो तो तमाम लीगल, तमाम पॉलिटिकल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, और उसके बाद गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है वाली इस सूरत हाल पर, नहज पर जब वो पहुंच जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अनारकी, इंस्टेबिलिटी। अब ये फैसला आपके हाथ में है। बाद में आप ज़रूर कहेंगे कि ये शरपसंद अनासिर है और इनको भी बैन कर दिया जाए, जैसे कि अज़मा बीबी फरमा रही हैं। यानी छोटे छोटे ही पहले बोलते हैं ना, बड़े लीडरों के लिए ज़ाहिर ऐसी बातें करना मुश्किल होती है, लेकिन छोटे छोटों ने कहना शुरू कर दिया है कि पीटीआई भी टीएलपी की लाइन टो कर रही है, तो यस ये भी उसी रास्ते पे चल रही है। तो यानी इस शेर में शायर ये बता रहा है कि कल को हम इस पर भी पाबंदी लगाएंगे, और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि जो लोग बात नहीं करते वो फिर उनके पास यही ऑप्शन होती हैं कि वो खेल से बाहर करने की अपने मुखालिफ को कोशिश करते हैं, चाहे गोली मारकर, चाहे पाबंदियां लगाकर, पाबंदी सलासल करके। लेकिन इन लोगों के पास डायलॉग की ऑप्शन लगता है इन्होंने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए और तालिबान के लिए और मज़ीद बंदूक बरदारों के लिए रखी हुई है। ये अपने मुल्क के अंदर बदकिस्मती से किसी से बातचीत करने पर तैयार नहीं होंगे। अपने मुल्क के अंदर जो बोलेगा उसके साथ शायद ये गोलियों की ज़ुबान में ही बात करना पसंद करते हैं, और एक डेडलॉक क्रिएट करना और मुल्क को किसी अंधे कुएं की तरफ ले जाने के लिए सुबह दोपहर शाम कोशिशें करना जारी हैं बस।